गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कविता जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कविता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूँगा, यह पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आप लोग रात के अंधेरे में खुली आसमान के नीचे गए हो? ओके, बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे और कुछ बच्चे गए भी होंगे तो वे उस पर इतना ध्यान नहीं दिए होंगे। जो मैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें वे बहुत ही गौर करने की बात है, जो यह कविता को पढ़ने के पश्चात हम सभी एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी अंधेरे में जब हम खुली आसमान के नीचे जाते हैं, यानी रात के अंधेरे में, शाम के बाद और सुबह होने से पहले, तो देखते हैं आसमान में तरह तरह के जो रोशनी, तारे, चंद्र, चांद, फिर पेड़ पौधे, धरती, आसमान, सभी में कुछ न कुछ झलक दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर प्रकृति का दृश्य होता है। तो बच्चों, इस कविता का नाम है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वह है किरणों का खेल। किरणों यानी प्रकाश, है ना, जो रोशनी होता है उसका खेल, उसका क्या खेल है, यानी रात के अंधेरे का रोशनी। यह दिन के नहीं बल्कि रात के अंधेरे की रोशनी के बारे में, जो आकाश का प्रतिबिंब धरती पर दिखाई देते हैं, पानी पर दिखाई देते हैं, वह आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इस कविता को यानी किरणों का खेल पढ़ने से पहले हम लोग कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ अवश्य ले लेते हैं। तो बच्चों, कहने कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त का स्थान सर्वोपरि है। यानी कि हिंदी जो साहित्य है उसके राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में जो कवि हैं उनमें मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान जो है वह बहुत ही सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर माना गया है। देश और संस्कृति के प्रति प्रेम के अतिरिक्त गुप्त जी के काव्य में समाज के उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवाद की ओर झुकाव एवं मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। कह रहे कि जो मैथिली शरण गुप्त कवि हैं उनके कविताओं में जो विषय है वे हैं उपेक्षित वर्ग, यानी जो पिछड़े वर्ग होते हैं, यानी बहुत ही छोटे जात के, छोटे समाज में जो लोग रहते हैं, जो दलित हैं, पीड़ित हैं, बहुत ही गरीब हैं, उनको लेकर उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से वे बताना चाहते हैं, लोगों को यह अनुभूति दिलाना चाहते हैं, तथा उनकी कविताओं में गांधीवाद भी दिखाई देते हैं। गांधीवाद के प्रति झुकाव और मानवतावादी दृष्टिकोण हमें झलक मिलती है। आपके काव्य में सरलता एवं सरसता का सुखद समन्वय हुआ है। यानी कि आपका जो काव्य है, यानी आपकी जो कविताएं हैं, काव्य यानी कविता, आपकी जो कविता है उसमें बहुत ही सरलता, यानी बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में और बड़ी सरसता, सुखद समन्वय हुआ है। उनका मेल जो हुआ है बहुत ही सुखद है। इनकी भाषा में खड़ी बोली हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा हुई है। यानी कि इनकी भाषा जो है उसमें खड़ी बोली हिंदी की राष्ट्रीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा हुई है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के कुशल संयोग से आपने तद्भव प्रधान भाषा को अपनी काव्य भाषा का मुख्य आधार बनाया है। जो कह रहे हैं कि संस्कृत से, यानी जो शब्द संस्कृत से आते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं।
और जो शब्द संस्कृत से आकर हिंदी में परिवर्तित होते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, यानी उससे उद्भव होने वाले शब्द, उसे उद्भव। यानी तत्सम और तद्भव में यही फर्क है कि तत्सम यानी जो संस्कृत में जो शब्द हम लोग प्रयोग करते थे वे शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग करने को कहते हैं तत्सम शब्द, है ना। और जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, उसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा उसका आधुनिकतम रूप जो हिंदी में लिखा जाता है उससे कहा जाता है तद्भव, यानी संस्कृत से डाइवर्ट हुआ, इसलिए उसे तद्भव कहा जाता है। तो वह उसका प्रधानता उनके काव्य में दिखाई देते हैं। इसीलिए हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में गुप्त जी कदाचित सबसे लोकप्रिय कवि रहे हैं। यानी इसीलिए, यानी संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, यह सारे शब्द के प्रयोग के कारण जो आधुनिक कालीन कविता है या कवि हैं, उनमें गुप्त जी कदाचित बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, सबसे लोकप्रिय कवि माने गए हैं। राष्ट्र कवि की आख्या से विभूषित मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका जन्म हुआ है 1886 को उनका जन्म हुआ था। कितने तारीख को? 3 अगस्त 1886 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में उनका जन्म हुआ था और उन्हें राष्ट्र कवि से विभूषित किया गया था, यानी राष्ट्र कवि की आख्या उन्हें मिला था। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवी थे। यानी कि आपके पिता यानी मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम जो है वह है रामचरण, सेठ रामचरण जी। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवी थे। यानी कि उनके 3 नाम थे। एक हो गया सेठ रामचरण, राम भक्त एवं सुकवी उनके नाम थे। गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का वरदहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ था। यानी कि गुप्त जी को, यानी मैथिली शरण गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद, यानी और एक कवि हैं जिनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी वरदहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इनका चर्चा शुरू हुआ था, माध्यम से प्राप्त हुआ था। आपकी प्रारंभिक रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रही। यानी कि इनकी प्रारंभिक जितनी सारे कविताएं हैं, जितनी सारे काव्य संग्रह हैं, वे सारे यह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही प्रकाशित होना शुरू हुआ था, यानी छापा जाता था। तो बच्चों, मैंने बताया था कि पहले जमाने में जो कविता या कहानी या जो भी कुछ होते थे वह सबसे पहले पत्रिका के माध्यम से लोगों के बीच भेजा जाता था, प्रकाशित किया जाता था और उसे पढ़ने के बाद उसे जब लोग प्रसन्न होते, उससे पाकर वे उसे संतुष्ट होते, तब जाकर वे कविता या कहानी मुख्य बन जाता था। वैसे ही उनकी जो कविताएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के कविताएं, वह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। शुरू में राम भक्ति एवं कविता के प्रति लगाव गुप्त जी को पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। यानी कि राम भक्ति एवं कविता के प्रति, राम भक्ति यानी राम के प्रति भक्ति, जो भगवान राम है, राम के प्रति भक्ति जो है वह, और कविता के प्रति लगाव गुप्त जी के पैतृक विरासत, यानी उनके पिता से ही वह विरासत उन्हें मिला था। अतः अपनी अनवरत रचनाशीलता के कारण इन्हें साहित्य जगत से यथोचित सम्मान प्राप्त हुआ था। वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कह रहे कि वे कौन? कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कब से कब तक? 1952 से
1952 से 1964 1964 तक वे राज्यसभा के सदस्य यानी एमएलए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे 1952 से 1964 तक वे एमएलए भी थे वहाँ के, उस राज्य के। आपने एक बार अपना बजट भाषण कविता में ही दिया था। कह रही आपने यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने जब 1952 से 1964 तक वे राज्यसभा के सदस्य थे, तब वे पार्लियामेंट में यानी राज्यसभा के पार्लियामेंट में वे कविता के रूप में उन्होंने अपना बजट यानी जो ईयरली बजट होता है वे या पंचवार्षिक जो बजट होता है, परिकल्पना होता है, वे कविता के माध्यम से वे भाषण दिए थे वे उस संसद में। सन 1964 में गुप्त जी का देहावसान हुआ। कह रहे हैं कि 1964 में उनका देहावसान हुआ। 1964 है ना, यानी यह 1886 को उन्होंने जन्म लिया और उनका मृत्यु हुआ 1964 है ना। 1964 को उनका देहावसान हुआ था या मृत्यु हुआ था। जन्म का यहाँ पर दिनांक दिया गया है यानी डेट दिया गया है 3 अगस्त, लेकिन मृत्यु का जो है वे कोई भी दिनांक नहीं यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। कह रहे कि सन 1912 में 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया। कह रहे कि जो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जो आख्या से विभूषित किया गया था, वह एक्चुअली कौन सी काव्य ग्रंथ के कारण? वे भारत भारती के कारण उन्हें यह राष्ट्र कवि की आख्या प्राप्त हुआ था। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। यानी कि वे भारत भारती के साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से एक है पंचवटी, दूसरा है किसान, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत, फिर विष्णुप्रिया और भी हैं, पर यहाँ पर प्रमुख काव्य ग्रंथों के या काव्य के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है, जो इसमें से एक है ना साकेत। साकेत जो है वह एक्चुअली कोई कविता नहीं है, बल्कि वह एक महाकाव्य है। तो बच्चों, अगर आया कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनका देहावसान कब हुआ था और उनको कौन सी काव्य ग्रंथ के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में आख्या मिली थी और उनके द्वारा महाकाव्य लिखी गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम साकेत है। तो बच्चों, अभी हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह है किरणों के खेल। किरणों यानी रोशनी, प्रकाश, है ना, रोशनी या प्रकाश। तो बच्चों, पेज नंबर 16 किरणों का खेल वे सभी लोग निकाल लो। मैं आज यह कविता पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, किरणों यानी प्रकाश, है ना, किरण यानी प्रकाश, और जो किरणों लिखा गया है यानी बहुत सारे प्रकाश, है ना। जो किरणें यानी किरणें जो हो गया वह बहुवचन हो गए, और किरण यानी प्रकाश वह एक वचन। तो किरणों यानी प्रकाश, है ना, या फिर रोशनी। तो यह किरणों का खेल यानी प्रकाश का खेल कि वे कैसे हम लोगों को आकर्षित करता है, कैसे वह आसमान को यानी अंबर को या धरती को वे किस प्रकार सुंदरता प्रदान करता है, वह आज हम लोग इस कविता के माध्यम में देखेंगे। तो देखो, किरणों का खेल जो कविता है उसमें देखो नीचे एक पोस्टर यानी एक पेंट किया गया है या फोटो है, जिसमें देखो एक गोल सूर्य है और उसके चारों तरफ तारे हैं, है ना। जिस प्रकार रात में चंद्र और
जो शुरू में मैंने बताया कि यह गोल जो है वो सूर्य है, एक्चुअली सूर्य नहीं, यह एक्चुअली तारा है ना। तो सॉरी चंद्र है। तो चंद्र और तारों की झिलमिलाती किरण जो है वे किस प्रकार आसमान को और धरती को भी वे किस प्रकार प्रकाशित करता है, किस प्रकार हमें आकर्षित करता है, वे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहला कविता जो है वे है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कह रहे हैं कि चारू चंद्र यानी कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में क्रियाएं कर रही हैं। कह रहे हैं कि चारू चंद्र, चारू बच्चों सबसे पहले एक पेंसिल ले लो और जिस शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा वह वहां पर लिख लेना। तो जैसे कि चारू, चारू शब्द का अर्थ है सुंदर, है ना, सुंदर या फिर मनोहर। और चंद्र यानी चांद, शशि, है ना, कि चंचल, चंचल यानी अस्थिरता, अस्थिर या झिलमिलाना, किरणें यानी रोशनी। तो कह रहे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। कह रहे कि चारू सुंदर चंद्र की, जो सुंदर चंद्र है उसके अस्थिर किरणें, अस्थिर रोशनी, अस्थिर प्रकाश यानी जो झिलमिलाता हुआ रोशनी वे कहाँ खेल रही है? जल और थल में। जल यानी पानी, है ना, जल यानी पानी जिसमें तालाब भी हो सकते हैं, नदी भी हो सकते हैं, समुद्र भी हो सकते हैं, है ना, या फिर छोटा मोटा गड्ढा भी कह सकते हैं। तो कह रहे कि वह सुंदर जो चंद्र है, चांद है, उसके किरण जो प्रकाश है वे झिलमिलाती हुई, अस्थिरता, है ना, झिलमिलाती हुए वे कहाँ खेल रहे हैं? जल थल में, पानी में भी झिलमिला रहे हैं, खेल रहे हैं। और थल यानी भूमि पर, यानी जमीन पर भी वह खेल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर एक सवाल आता है कि पानी में तो हम लोग मान लेते हैं कि पानी में वे रोशनी का जब प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है तो वे पूरे आसमान के एक हूबहू दृश्य हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर कैसे दिखाई देते हैं? तो जमीन पर मैं बताना चाहूंगा कि मानो कोई बड़ा सा पेड़ पौधा हो या छोटा पेड़ या वृक्ष हो, जिसके माध्यम से जो आसमान के रोशनी वे उस पैरों से टकराते हुए उसके जो कण होते हैं उसमें वे चीरता हुआ, उस छिद्र को चीरता हुए वे जब जमीन में आते हैं और जब पत्ते हिलते हैं तो वे किरण या प्रकाश जो है वे भी पानी की तरह ही झिलमिलाना शुरू कर देते हैं या हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों यह जो दो लाइन का अर्थ है कि सुंदर, चारू यानी सुंदर, सुंदर चंद्र जो है उसका जो किरण है वह अस्थिर रूप से जल और थल में, जमीन और पानी में वे खेल रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कहने कि स्वच्छ यानी साफ, साफ चांदनी यानी चांद का जो चांदनी होती है यानी चांद की रोशनी जो होती है वे एकदम स्वच्छ यानी साफ सफेद चांदनी बिछी हुई है। कहाँ बिछी हुई है? जल में और थल में। अवनी और अंबर थल में। अवनी, अवनी यानी पृथ्वी यानी धरती में, और अंबर यानी आसमान, है ना। अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है क्या? आकाश, आसमान, गगन, है ना। तो कह रहे हैं कि जो स्वच्छ यानी सफेद साफ चांदनी की रोशनी जो है वह कहाँ बिछी हुई है? अंबर में भी यानी आसमान में भी बिछी हुई है, मानो चादर की तरह, जिसमें तारे के बुना गया हो, उसमें तारा बुना गया हो और बीच में एक चांद भी हो। और अंबर में तो है ही, साथ में धरती में भी वह दिखाई देते हैं, जल तल अवनी और अंबर में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों को नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कह रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती, यानी जब धरती में यानी मिट्टी में जब छोटे छोटे घास के तिनके जब निकलते हैं, पुलक यानी उसके अंकुरित
यानी जब वो पुलकित होता है, यानी वे किसी प्रकार के बीज होते हैं, किसी प्रकार के घास होते हैं, वे जब जमीन में धरती से वे जब शुरू में अंकुरित होता है, तब उसमें से जो 2 या 3 पत्ते निकलते हैं, वे पुलक प्रकट करती है धरती। यानी धरती क्या प्रकट करती है? उसमें से 3 पत्ते वाले अंकुरित घास उसमें से निकलना शुरू होते हैं, जिसके रंग हरित तृणों की नोकों से, जिसके रंग क्या होते हैं? हरित, यानी हरे रंग का, है ना, हरे रंग का यानी ग्रीन कलर का उसका रंग होता है। और तृणों यानी घास या तिनका, है ना, यानी तिनका जो है उसका रंग क्या है? हरित, यानी ग्रीन कलर का, है ना। तो हरित तृणों की नोकों से, यानी नोक यानी जो 3 पत्ते उसमें से निकलते हैं, वे एक प्रकार के नोक कह सकते हैं कि मानो झूम रहे हैं तरु भी, और मानो तरु यानी वृक्ष, पेड़ पौधे, वह भी झूम रहे हैं। किसमें? मंद पवन के झोंकों से। मंद यानी धीमे गति से, यानी जब धीमे गति के जब हवाएं, यहाँ पवन यानी बातास, हवा, है ना, जब मंद गति से यानी जब थोड़ा सा स्पीड में जब हवाएं मंद गति में यानी धीमी गति में जब वे हवाएं बहती है, तब उस हवा के माध्यम से, हवा के जरिए जो वृक्ष होते हैं, तरु, वे झूमते हैं, वे भी हिलते हैं, मानो वे नाच रहे हैं। किसमें? उस सुंदर भरे धरती और आकाश को देखकर वे मानो झूम रहा है। तो पुलक प्रकट करती है धरती, यानी धरती क्या प्रकट करती है? क्या जन्म देती है? पुलक, यानी 3 पत्ते का अंकुरित वृक्ष या पेड़ पौधे कह सकते हैं, घास कह सकते हैं, वे प्रकट करती है, जिसके रंग होते हैं, यानी जिस घास के रंग होते हैं हरित, यानी ग्रीन कलर का, तीनों की नोकों से मानो झूम रहे हैं, मानो वह अंकुरित पदार्थ निकलने के कारण वे बड़े बड़े पेड़ पौधे वे धीमी गति के हवाओं से वे हिल रहे हैं, झूम रहे हैं, उस झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कह रहे कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, क्या यही, क्या यानी क्या, ही यानी यही, स्वच्छ चांदनी है यह, यानी यही है सफेद साफ चांदनी यानी रोशनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कह रहे कि है क्या यही निस्तब्ध, यानी बिना कुछ साउंड के, एकदम साइलेंट, यानी रात के अंधेरे में देखना, दिन को हम कितना भी जोर से चिल्लाते हैं, वह शब्द ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि और भी बहुत सारे शब्द रहते हैं ना, तो उस शब्द से वे टकरा कर वे उसका जो स्पीड होता है वे कम हो जाते हैं। इसलिए वे दिन का जो शब्द हम लोग बोलते हैं या आवाज कुछ लगाते हैं, वह आवाज कहीं दूर तक नहीं जा पाता, वे हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जब चारों तरफ सन्नाहट हो जाता है, सन्नाटा पड़ जाता है, निस्तब्ध यानी सभी लोग आराम से सो जाते हैं, तब क्या होता है? तब मानो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तब हम लोग कोई भी आवाज, एक धीमे गति से आवाज भी अगर निकालेंगे तो कैसा लगेगा कि मानो बहुत जोर से कोई चिल्ला रहा हो। यानी अगर हम दिन में चिल्लाएंगे, मानो एक बार हम शब्द आवाज निकालेंगे मुंह से, तो वे ज्यादा से ज्यादा 50 गज तक वे जा पाएगा, यानी 50 कदम तक वे सुनाई देगा। लेकिन रात के अंधेरे में अगर हम चिल्लाएंगे तो वे 1 किलोमीटर तक भी या ½ किलोमीटर तक भी वे सब आसानी से लोग सुन सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। कह रहे हैं कि यह जो रात में स्वच्छ चांदनी दिखाई दे रहा है, क्या यही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। निशा यानी रात्रि, रात, अंधेरा, है ना। कह रहे हैं कि क्या यही है निस्तब्ध निशा, यानी यही है सन्नाहट के रूप में रात्रि।
जिसमें कुछ शब्द सुनाई नहीं देते, एकदम निस्तब्ध शांत है। स्वच्छंद सुगंध सुमंद गंध वह, कह रहे कि हे स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, उन्मुक्त, स्वतंत्र यानी स्वाधीनता, स्वच्छंद यानी एकदम ना किसी रोक टोक के, ना किसी जंजीर में हुए जकड़ा हुआ, एकदम स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंटली। सुमंद, सुमंद यानी सुंदर, सुंदर व धीमी गति से, है ना। सुमंद यानी सु यानी सुंदर और मंद यानी धीमी गति से, है ना। यहाँ पर दो शब्द है, सुमंद, सु यानी सुंदर और मंद यानी धीमा। और गंध व यानी हवा वायु, गंध व यानी हवा वायु, सुंदर गंध व यानी सुंदर व धीमी गति से हवा वायु, कहने की वह जो वायु, जो हवा बह रही है वह बहुत ही सुंदर गंधमग्न, यानी एकदम सुंदर सुंदर फूलों के सुगंध मानो पूरे पर्यावरण में, पूरे वहां पर वातावरण में वे फैल चुके हैं। वह सुंदर सुगंधित वातावरण, वायु या हवा जो है वे धीमी गति से बह रहा हो, स्वच्छंदता के रूप में, एकदम स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त होकर। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद यानी बिना आनंद के, निरानंद, आनंद यानी प्रोत्साहित होना, यानी कि आनंदित होना, और निरा यानी लगा हुआ, निरा जो उपसर्ग लगा है उससे हो जाता है यानी बिना आनंद के। तो कहने की निरानंद है कौन दिशा, यानी कौन सी दिशा जो निरानंद है, बिना आनंद के दिशा। दिशा यानी 10 दिशा होते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायु, है ना, और 2 हैं, यानी 10 दिशाओं में कह रहे कि कौन सी दिशा ऐसी रह गई जिसमें वे सुंदर व धीमी गति की वायु, हवा वायु नहीं बह रहा हो, यानी कोई भी दिशा वे छूटा नहीं है, कोई भी दिशा बाकी नहीं है जिसमें वे सुंदर हवा रूपी सुगंधित हवा वे बह न रहा हो स्वच्छंद रूप से। तो बच्चों, आज के इस कक्षा में मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ और आगे का जो लाइन है वह हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।